तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपने वक्त को पहचानो और जल्दी से यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। विजय की आंखें छोटी हो गईं। मैं बस यहाँ मिस्टर थापा से मिलने आया हूं। ओह वाह, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर थापा कौन है? कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और वो उनसे मिल लेंगे? अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मजबूरन हमें तुमको धक्के मारकर बाहर फेंकना होगा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने विजय के सामने आकर उसे डराने के लिए अपने हाथों की उंगलियां चटकाई, जैसे वो उसे मारने वाले थे। विजय की गोल काली आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसने मजाकिया ढंग में हंसते हुए कहा, लड़ना चाहते हो? चलो आओ। हाँ, क्या नादान लड़का है, सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक हंसा। फिर वो बड़े बड़े कदमों से विजय की ओर बढ़ा, जैसे कि वो उसे मरने वाला हो। विजय की आंखें चमक उठीं। उसने भी अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, जैसे कि वो लड़ने के लिए तैयार था। तभी एक कार के तेज ब्रेक लगने की आवाज सबको सुनाई दी। थोड़ी ही देर में एक झोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या किया? प्रभास वहां पहुंच चुका था। मिस्टर थापा, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स सम्मान देते हुए झुक गए। मिस्टर थापा, यह लड़का यहां जबरदस्ती घुस आया है। अब जब हम उसे जाने के लिए कह रहे हैं तो वो कह रहा कि आपने उसे यहां बुलाया है, हम बस उसी को निकाल रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। मिस्टर थापा, मुझे लगता है कि यह मानसिक रूप से बीमार है, इसे जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर फेंक देना चाहिए, एक सेल्स गर्ल ने कहा। प्रभास यह सुनकर लगभग गुस्से में फटने वाला था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक कड़ा थप्पड़ मारा। यह देख हर कोई दंग था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मिस्टर थापा को किस बात पर इतना गुस्सा आया और उसने गार्ड को थप्पड़ क्यों मारा। मिस्टर थापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए पूछा। वो पूरी तरह से उलझन में था। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें फायर कर दूं? तुमने मेरे छोटे भाई से बदतमीजी की और उसे पिटना भी चाहते थे, और तुम सभी, तुम्हारी इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों का क्या मतलब है कि वो मानसिक रूप से बीमार है? तुम सब अंधे हो, वो मेरा छोटा भाई है, प्रभास गुस्से से चिल्लाया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे किसी कागज की तरह सफेद पड़ गए। उनके शरीर कांपने लगे और वो लगभग गिरने वाले थे। वो रोने ही वाले थे। उन्हें कैसे पता चलता कि सस्ते कपड़ों में यह सादा दिखने वाला लड़का उनसे इतनी अच्छे से जुड़ा होगा कि मिस्टर थापा ने उसे अपना छोटा भाई कहा। उनके पैर कांपने लगे जब उन्हें याद आया कि वो उन सुंदर लड़कियों के सामने उसे पीटने वाले थे। सभी सेल्स गर्ल की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका मुंह फटा का फटा रह गया। उनके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। यह गरीब लड़का मिस्टर थापा को जानता था, और क्या वो उसका छोटा भाई भी था? यह उनके लिए जादुई परियों की कहानी की तरह लग रहा था। यह कैसे हो सकता है? गुंजन का जबड़ा लटक गया। उसने कुछ देर तक मुंह नहीं खोला। क्या यह नगीना गांव का एक गरीब लड़का नहीं है? कब से वो मिस्टर थापा का छोटे भाई हैं? गुंजन सोच रही थी कि कहीं यह कोई ख्वाब तो नहीं। सभी सेल्स गर्ल्स को अब अपनी जॉब जाने का खतरा सताने लगा। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे और वो सभी कांपने लगी थीं। उन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर वो टाइम ट्रैवल कर सकती तो वो खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती। वो मिस्टर थापा का छोटा भाई था। उसे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिखाकर ये उनके लिए बोनस कमाने का एक सुनहरा मौका हो सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब उनकी नौकरी भी खतरे में थी। गुंजन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि वो तुम्हारा क्लासमेट है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसका मिस्टर थापा के साथ अच्छे रिलेशन हैं? सभी सेल्स गर्ल को गुंजन पर गुस्सा आ रहा था। गुंजन को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां तक वो जानती थी, विजय गांव का एक गरीब लड़का था। उसने पहले यह भी कहा था कि वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। पलक झपकते ही वो मिस्टर थापा का छोटा भाई कैसे बन गया? जब उसने अपने सामने एक सुंदर चेहरे वाले हैंडसम लड़के को देखा तो उसे चक्कर आने लगे। अपने दिल में वो अफसोस महसूस कर सकती थी। विजय, मुझे माफ करना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये सब मेरी गलती है। प्रभास ने माफी मांगी। उसने मुड़कर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स को देखा। आप सभी ने शानदार प्रदर्शन किया।
तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रभास व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स कांप गए। सबने सिर नीचा किया और कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा कि वो किसी जाल में फंस गए हैं। उस लड़के ने घटिया कपड़े पहने थे और कहा था कि वो एक डिलीवरी बॉय है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि वो उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट का छोटा भाई था। वो यह भी समझ नहीं पाए कि गांव का यह गरीब लड़का उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट से कैसे परिचित था। यहां तक कि सगे भाइयों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो इस सुपर बिजनेसमैन कहानी पर विश्वास करने से पहले भूतों पर विश्वास करना पसंद करते। सॉरी मिस्टर थापा, हमें नहीं पता था कि वो आपका छोटा भाई है, सेल्स गर्ल्स में से एक ने कहा। तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ठीक है क्योंकि तुम उसे नहीं जानते? प्रभास की आंखें फूली हुई थीं। भले ही वो मेरा छोटा भाई नहीं है, फिर भी वो एक कॉस्ट्यूमर है। तुमको इस तरह का व्यवहार करने के लिए किसने प्रशिक्षित किया? हमें नहीं लगा था कि वो एक कॉस्ट्यूमर की तरह दिखता है, इसलिए सेल्स गर्ल्स ने हकलाते हुए कहा। वो एक कॉस्ट्यूमर की तरह नहीं लग रहा था, तो फिर एक कॉस्ट्यूमर को कैसा दिखना चाहिए? मैं तुम सभी को बता दूं, जो कोई भी उन दरवाजों से आता है वो हमारा कॉस्ट्यूमर है। भले ही वो प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तुम सभी कंपनी की रेप्यूटेशन को धूमिल कर रहे हो। सभी सेल्स गर्ल्स के चेहरे उतरे हुए थे, जैसे उनके साथ अन्याय हुआ हो। उनमें से एक खुद को समझाने वाली थी जब प्रभास ने हस्तक्षेप किया। तुम चुप रहो। तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। एक तो तुमने गलत किया और तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं है, फिर तुम्हें यहां रखने का क्या फायदा है? उस सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत भयानक तरह से पीला पड़ गया। बाकी सभी सेल्स गर्ल्स भी कांप गई और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। जहां तक तुम दोनों की बात है, तुम दोनों को इस महीने कोई सैलरी और बोनस नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम लोगों को इस घटना से कुछ सीख मिलेगी। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो तुम सभी अपनी नौकरी को अलविदा कह सकते हो। ओके मिस्टर थापा। सेल्स गर्ल्स ने अपना सिर नीचे किया और तुरंत जवाब दिया। अब मेरे छोटे भाई से माफी मांगो। प्रभास ने उन लोगों से विजय से माफी मांगने के लिए कहा। सॉरी मिस्टर विजय। वो सभी विजय के सामने गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। तुम क्या कहते हो विजय? प्रभास ने पूछा। इट्स ओके, मैं ठीक हूं। मैंने इन लोगों का बुरा नहीं माना, विजय ने जवाब दिया, जैसे उसे इन लोगों की माफी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम सभी मेरी बात अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। प्रभास ने उनको जाने के लिए इशारा करते हुए कहा। दोनों गार्ड्स ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूत लगा हो। सेल्स गर्ल्स भी मुड़ गईं और हॉल के एक कोने की ओर चल दी। विजय, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं यहां थोड़ी देर पहले होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभास ने एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा। इट्स ओके बिग ब्रो थापा, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद विजय ने अपना बैकपैक खोला और अंदर से एक थैला निकाला। अंदर 7 बोतलें थीं, वजन घटाने वाली चाय की 5 बोतलें और कामोद्दीपक औषधि की 2 बोतलें। प्रभास की आंखें चमक उठीं जैसे कि उसे खजाना मिल गया हो। यह अच्छी बात है। 5 बोतलों के बाद मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय। मैं जल्द ही 90,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। कोने में खड़ी सेल्स गर्ल्स उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो सभी यह सुनकर हैरान रह गई कि उस लड़के ने अपने बैग से जो कुछ बोतलें निकाली थीं, उनकी कीमत 90,000 रुपए थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन कुछ मामूली बोतलों की कीमत 90,000 रुपए थी। उन बोतलों के अंदर वास्तव में क्या है? हाँ विजय, मैंने कल की घटना के बारे में मिस्टर महेंद्र से कुछ सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एंटीक आइटम्स के मूल्यांकन में भी एक्सपर्ट हो। इसी तरह एक दिन में 80 लाख रुपए की कमाई भी कर ली। प्रभास ने जब आज सुबह फोन पर महेंद्र से बात की तो उन्हें यह सारी बातें पता लगी थी। 80 लाख रुपए कमाने की बात सुनकर तो सेल्स गर्ल्स की आंखें उनके सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। 80 लाख? हे मेरे ईश्वर, उसने एक दिन में 80 लाख रुपए कमाए? सेल्स गर्ल्स में से एक ने कुछ कठिनाई से थूक निगलते हुए कहा। यह लड़का वास्तव में क्या करता है? क्या वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है? अगर वो इतना अमीर है तो वो अभी भी पैकेज क्यों डिलीवर करता है? सभी सेल्स गर्ल
अब उसे एक अलग नजर से देखने लगी। उन्हें अपने किए पर अफसोस भी हो रहा था। अब जब उन्होंने इस लड़के को करीब से जाना तो वो न केवल अमीर था बल्कि हैंडसम भी था। इससे भी जरूरी बात यह है कि वो मिस्टर थापा का छोटे भाई जैसा था। वो एक बॉयफ्रेंड मटेरियल टाइप लड़का था। गुंजन हैरान थी। विजय को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर से निराश हो गई। उसका दिल अफसोस से भर गया। ये सिर्फ मेरी अच्छी किस्मत थी, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अच्छी किस्मत? मैंने ये सब महेंद्र से सुना है। इतने विनम्र मत बनो, प्रभास ने साफ साफ कहा। उसके बाद वो जेड ब्लड मोतियों की डोर को देखने के लिए मुड़ गया जो विजय ने अपने दाहिने हाथ पर पहनी थी। जेड ब्लड मोतियों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। यह बहुत सुंदर है। हजारों साल पुराना यह एंटीक जेड ब्लड अपने नाम पर खरा उतरता है। मैंने महेंद्र से सुना है कि इसकी कीमत 20 या 30 करोड़ रुपए है, और फिर भी तुम इसे किसी आम ताबीज की तरह पहने घूम रहे हो। प्रभास ने मोतियों की डोर को प्रशंसा और ईर्ष्या के साथ देखा। इट्स ओके, सामान्य लोग इसे नहीं पहचानेंगे, विजय ने मजाक में कहा। क्या होगा जब किसी चोर या गुंडों को पता लगेगा कि विजय ने अपने हाथ में इतना कीमती खजाना पहना हुआ है? क्या फिर भी विजय इसको ऐसे ही पहन कर रखेगा? विजय की इस दिलचस्प कौन सोच सकता है कि कोई 20-30 करोड़ की चीज को पहनकर सड़कों पर घूम रहा होगा? प्रभास ठहाका मारकर हंस पड़ा। सभी सेल्स गर्ल पहले ही एक दिन में 80 लाख कमाए जाने के सदमे में थी। जब उन्होंने यह सुना तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, वो जेड असली था और उसकी कीमत 20-30 करोड़ है। उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। 20-30 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। सब अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से दोषी नहीं थी। किसने उम्मीद की होगी कि एक सादा दिखने वाला लड़का जिसने घटिया कपड़े पहन रखे हो, अपनी कलाई पर एक असली जेड का मास्टरपीस पहनकर घूम रहा होगा? यह बहुत लापरवाह और बेकार था। प्रभास ने जेड ब्लड मोतियों की डोर को करीब से देखा। उससे जो रोशनी निकल रही थी उससे उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगा। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। यह सच में एक एंटीक पीस है। अरे विजय, क्या तुम इसे बेच रहे हो? सॉरी बिग ब्रो, मैं अभी इसे नहीं बेचने वाला। ये मुझे पसंद है। इट्स ओके, लेकिन जब भी तुम इसे बेचना चाहो तो मुझे बताना। मैं कई बिजनेस टाइकून्स को जानता हूं जो इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। प्रभास ने थोड़ा निराश होकर कहा। ठीक है, अब तुम पहले से ही यहां हो तो हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द उस पहाड़ी गांव से बाहर निकल आओ। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैं यहां हूं, विजय ने जवाब दिया। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? इधर आओ विजय, तुम्हारा इन मैंशंस के बारे में क्या ख्याल है? तुम इनकी कीमत को नेग्लेक्ट करो, बस ये तुम्हें पसंद आने चाहिए। प्रभास ने विजय को उत्साह से घसीटा। मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, विजय हिचकिचाया। अरे विजय, तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हारा बड़ा भाई प्रभास यहां नहीं है? मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। अगर इतना भी काफी नहीं तो तुम्हारी जगह मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। बस तुम्हें जो पसंद हो उसे चुने और फिर हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। तुम 2 दिनों बाद वहां शिफ्ट भी हो सकते हो। प्रभास ने विजय को एक विला दिखाते हुए इशारा किया। उसके बाद प्रभास ने विजय का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। वो विजय से ज्यादा उत्सुक दिख रहे थे। मैट्रिक्स प्लाजा से बाहर निकलने के बाद प्रभास अपनी फैंटम कार की ओर बढ़ने लगा और विजय अपनी 3 व्हीलर बाइक की ओर। लेकिन अचानक विजय ने चलना बंद कर दिया, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। बिग ब्रो, मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे ये दवाएं बिग ब्रो शंकर और बिग ब्रो सोहम को पहुंचानी थीं। प्रभास हैरान दिखा। फिर उसने कहा, तुम उन्हें यहां क्यों नहीं बुलाते? तुम्हें पूरे शहर में चक्कर काटने की क्या जरूरत? उसके बाद उसने अपने फोन पर मिस्टर सोहम का नंबर डायल किया। हे सोहम, जल्दी से मेरे ऑफिस आओ। मैं विजय के साथ एक विला देखने जा रहा हूं। तुम अपना सामान यहां से पिक कर लो। उसके बाद उसने मिस्टर शंकर और बाकी जिनको भी उनकी दवाएं या प्रोडक्ट्स चाहिए थे वहीं आने के लिए कहा। मिस्टर शंकर, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों के आने से पहले उन्होंने 20 मिनट से भी कम समय तक इंतजार किया। मैट्रिक्स प्लाजा के बाहर सड़क पर खड़ी लग्जरी कारों का एक जमावड़ा जम गया। मेरी दवाएं कहां हैं विजय? मिस्टर सोहम सबसे पहले अपनी कार खड़ी कर तेजी से आए। यहां है बिग ब्रो, आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
विजय ने अपना बैग खोल दो बोतल बाहर निकाली। वो बाल विकास औषधि की बोतलें थी जिन्हें उसने कुछ समय पहले ही बनाया था। जब मिस्टर सोहम ने बोतलें ली तो उनकी आंखें चमक रही थीं। तो विजय, इन दवाओं का इफेक्ट कैसा है? क्या ये मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी? मिस्टर सोहम ने बोलते हुए अपने सिर के ऊपर के गंजे धब्बे की ओर इशारा किया। बड़े भाई, आप चिंता मत करो, एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद आपको इफेक्ट्स पता चल जाएंगे। लेकिन आपको। इससे पहले कि विजय आगे कुछ बोल पाता, मिस्टर सोहम ने उत्सुकता से एक बोतल खोली और आधी बोतल गटक ली। विजय हैरान रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। सोहम ने आधी बोतल पीने के बाद पीना बंद कर दिया। फिर खुद से खुश महसूस करते हुए अपना मुंह पूंछा। लेकिन जब उसने विजय का गूंगा चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। क्या बात है विजय? विजय ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। काफी देर बाद वो अपने मुंह से 2 शब्द निकालने में कामयाब रहा। इट्स ओवर। मिस्टर सोहम ये सुनकर अंदर ही अंदर डर गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। इन दवाओं में कोई समस्या नहीं है ना? वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। इट्स ओके, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। विजय के चेहरे पर एक अजीब भाव था। मैं आपको सलाह देना चाहता था कि आपको हर दिन केवल 1 घूंट पीनी चाहिए। औषधि काफी शक्तिशाली है। मिस्टर सोहम ने अपने सिर को छुआ और उत्सुकता से पूछा, काफी शक्तिशाली? तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? जितना अधिक शक्तिशाली उतना ही बेहतर। विजय ने मिस्टर सोहम के सिर को देखा, फिर उसने अपनी टकटकी उसकी नाक और आर्मपिट्स पर लगा दी। पल भर में उसका चेहरा और अधिक चिंतित हो गया। जब मैंने काफी शक्तिशाली कहा तो मेरा मतलब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। आप बहुत जल्द होने वाले बदलावों को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा यह औषधि न केवल आपके सिर के बालों पर काम करती है, बल्कि यह आपके शरीर के बालों को भी प्रभावित करती है। मिस्टर सोहम यह सुनकर दंग रह गए। इसके बाद उनका चेहरा बदल गया। तुम्हारा मतलब है इन जगहों पर भी बाल? मिस्टर सोहम ने अपनी नाक, बगल और पैरों के बीच की ओर इशारा किया। विजय ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, आपकी उन जगहों से बहुत सारे बाल उगेंगे और साथ ही वो बहुत लंबे होंगे। मिस्टर प्रभास, मिस्टर शंकर और अन्य लोग जो अभी अभी पहुंचे थे, वो सभी सोहम के दुर्भाग्य पर हंसे। इतने बाल होना अच्छा है सोहम, तुम उस झाड़ी में 2 पक्षियों को छिपा सकते हो। सब फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े। यहां तक कि विजय भी खुद को हंसने से रोक नहीं सका। मिस्टर सोहम का चेहरा लाल हो गया। उनको अब इसकी चिंता भी सताने लगी थी। इट्स ओवर, सब बर्बाद हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? विजय, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? विजय ने अपना सिर हिलाया। आपको बाल उगने तक इंतजार करना होगा और यह बहुत जल्द होगा। मिस्टर सोहम दुखी लग रहे थे। लड़खड़ाते हुए उन्होंने अपने माथे पर एक हाथ रखा। इस बार वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोम, चलो एक साइड हटो। विजय, मेरी दवाएं कहां हैं? मिस्टर शंकर ने कहा। विजय ने शंकर को उसकी औषधि की बोतलें पकड़ा दी। इसके बाद उसने सबको उनके द्वारा मंगाई गई औषधि की बोतलें सौंप दी। जल्द ही विजय के फोन पर नोटिफिकेशन की लाइन लग गई। कुछ ही समय में उसके बैंक अकाउंट में कई लाख रुपए जमा हो गए। मैंने सुना है कि तुम कुछ विला देखने जा रहे हो विजय। मैं अभी फ्री हूं, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूं। इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज खरीदने की नॉलेज भी नहीं होगी। मिस्टर मोहन ने कहा। मैं भी फ्री हूं, मुझे भी ऑफिस में कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं। मिस्टर शंकर और बाकी सभी ने कहा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं, प्रभास ने कहा। मैं भी चलूंगा, मिस्टर सोहम ने कहा। फिर अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। नहीं, आपको अभी ड्राइव नहीं करना चाहिए बिग ब्रो सोहम, विजय ने उसे रोक दिया। क्यों? मैं कार क्यों नहीं चला सकता? मिस्टर सोहम ने पूछा। यह बहुत खतरनाक है। औषधि लगभग 10 मिनट में प्रभावी हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो आपके शरीर के सभी बाल अविश्वसनीय गति से बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आरामदायक लगेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप कार ड्राइव करें। क्या? मिस्टर सोहम का चेहरा भयावह हो गया। औषधि कुछ ही मिनटों में प्रभावी हो जाएगी। उसने अपने लेफ्ट एंड राइट साइड देखा। यह शहर का केंद्र था और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अगर कोई उसे उतने बालों के साथ देखता तो वो पूरी तरह से शर्मसार हो जाते।
मैंने आपको बताया था कि यह औषधि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, विजय ने हंसने की कोशिश न करते हुए कहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता और मिनटों में बाल बढ़ जाएंगे तो तुम मुझे यहां नहीं छोड़ सकते। मिस्टर सोहम बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे थे। प्रभास और बाकी लोग न हंसने की कोशिश में खुद को मार रहे थे। विजय ने एक पल के लिए सोचा, कैसा रहेगा अगर हम बाल बढ़ने पर किसी बार्बर शॉप को देखें? वहां हम उनको कटवा लेंगे। औषधि जल्द प्रभाव दिखाती है, लेकिन उसका प्रभाव खत्म भी जल्द हो जाता है, शायद लगभग 20 मिनट में। तो हमारे पास कुल 30 या 40 मिनट है। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं, मिस्टर सोहम ने तुरंत कहा। फिर उसने प्रभास और बाकी सभी लोगों को टेढ़ी आंखों से देखा। विजय अभी भी तुम लोगों से अच्छा है, तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं है। प्रभास अभी भी अपनी हंसी दबा रहा था। मुझे याद है कि यहां से कुछ दूर एक बार्बर शॉप है, चलो वहां कुछ देर बाद चलते हैं। विजय ने सिर हिलाया। इस प्रकार उन लोगों का ग्रुप मैट्रिक्स प्लाजा के सामने इंतजार करने लगा। उन्होंने कल की घटना के बारे में बात की। उन सभी ने जेड मोतियों की डोर को बारी बारी से देखा और आश्चर्य में खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाए। बिल्डिंग के अंदर सेल्स गर्ल्स ने उन लोगों के ग्रुप को आश्चर्य से देखा, क्योंकि यह दुर्लभ दृश्य उनकी आंखों के सामने था। वो देख सकती थी कि ये सभी लोग बिजनेस टाइकून्स थे, जो गुड़गांव शहर के टॉप रिचेस्ट पीपल्स में से एक थे। बिजनेस टाइकून्स का यह ग्रुप एक यंग लड़के के चारों ओर इकट्ठा होकर खड़े थे और ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे कि वो एक ही क्लास के लोग हों। गुंजन, ये तुम्हारा क्लासमेट, वो कौन है? वो इन सभी बिजनेस टाइकून्स को कैसे जानता है? गुंजन, क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? क्या तुम उससे मेरे लिए पूछ सकती हो? गुंजन, क्या तुम्हें पता है कि उसे किस टाइप की गर्ल्स पसंद है? सेल्स गर्ल्स के ग्रुप ने गुंजन के चारों ओर भीड़ लगा दी और उस पर सवालों की बौछार कर दी। गुंजन उसे बिना शब्दों के ही देख सकता था। सच कहें तो वो नहीं जानती थी कि यह लड़का कौन था। उस समय विजय केवल एक गरीब गांव का लड़का था। वो क्लास में लो प्रोफाइल रहता था और उसने कभी उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ही सालों के बाद वो लड़का बहुत बदल चुका था, इतना कि खुद गुंजन भी उसे जानना चाहती थी। उन लोगों का ग्रुप मैट्रिक्स प्लाजा के बाहर आपस में कैजुअली बात कर रहा था। अचानक मिस्टर सोहम को झटका लगा। उसके हाथ उसके पैरों के बीच थे और वो दुखी लग रहा था। खुजली! वो चारों ओर नाचते हुए चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। प्रभास और अन्य लोग यह देखकर रोमांचित हो गए। उनमें से कुछ ने फोटो खींचने के लिए अपने फोन भी निकाल लिए। जल्दी करो, कार में, विजय ने कहा। मिस्टर सोहम एक अजीब घुमावदार चाल से चले, फिर अपनी कार में बैठ गए। 20 मिनट बाद विजय ने उसकी कार में झांक कर देखा और वो लगभग हंसने लगा। आखिर विजय ने कार के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसे देख वो हंसने लगा? क्या विजय कोई अच्छा विला खरीद पाएगा? आखिर क्या? सोहम के सिर पर मूल रूप से एक गंजा धब्बा था। अब उसके सिर के बाल लंबे और घने थे। गंजे धब्बे के चारों ओर बाल और भी ज्यादा लंबे हो गए थे। यह बहुत फनी लग रहा था। उनकी नाक से बाल निकल रहे थे। वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे थे। उसकी पैंट फूली हुई थी। वहां बाल बहुत ज्यादा घने थे। विजय ने जितना सोचा था मिस्टर सोहम उतने ज्यादा घबराए हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्होंने तो खुद को देखने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किसी मिरर की तरह किया। यह देखो विजय, ये बढ़ रहे हैं। तुम किस बात से खुश हो? क्या तुम सोच रहे थे कि विजय की औषधि काम नहीं करेगी? चलो छोड़ो, अब इन्हें कटवाने चलते हैं। हमें अभी भी वीला देखने जाना है, प्रभास ने कहा। मिस्टर सोहम अपनी कार से बाहर निकले। फिर वो एक साथ इकट्ठा हुए और बार्बर शॉप की ओर चले गए। सड़क पर चलते समय मिस्टर सोहम का फनी रूप सबका ध्यान खींच रहा था। उन्हें देखकर कई लोगों के चेहरे अजीब लग रहे थे और कुछ तो हंस भी रहे थे। बार्बर शॉप में हर कोई उन लोगों के ग्रुप को अंदर आते देख हैरान रह गया। उन्होंने मिस्टर सोहम को सिर से पैर तक देखा और उनकी आंखें उनकी उभरी हुई पैंट पर टिकी रहीं। धिक्कार है, उस चीज के आकार को देखो, एक अधेड़ उम्र की महिला आश्चर्य से बोली। उसकी आंखें उभरी हुई और गोल थीं। मिस्टर सोहम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। इसमें देखने की क्या बात है? यह मेरे भाई की एक जन्मजात स्थिति है जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर बाल उगते हैं। ये सब काटने में कोई उसकी मदद करो। प्रभास ने आगे बढ़कर काउंटर पर 500 रुपए का एक नोट फेंका।
कुछ कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार सभी फालतू बाल कटवा लिए। जहां तक उनकी पैंट के बालों की बात थी, मिस्टर सोहम ने उन्हें वॉशरूम में खुद ही काट लिया था। इसके बाद सभी वहां से चले गए। विजय अपनी 3 व्हीलर बाइक पर सवार हुए, जबकि लग्जरी कारों का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे। ये एक बहुत ही अजीब शांत सा दृश्य था जिसने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लगभग 20 मिनट बाद वो सभी ब्लू बेल फुटहिल पर पहुंचे। सभी रॉयल वेला इसी एरिया में बने हुए थे। प्रभास को केवल मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना चेहरा दिखाना पड़ा ताकि उन्हें तुरंत ब्लू बेल फुटहिल गार्डन में जाने दिया जा सके। इस एरिया से पहाड़ों और झीलों का एक मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। विजय को इस जगह से लगभग प्यार सा हो गया। वहां मौजूद हर एक विला के अलग अलग डिजाइन थे और उनको उन्हीं के स्टाइल में डेकोरेट किया गया था। सभी को देखने के बाद विजय ने एक मॉडर्न स्टाइल विला को चुना। इसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और गार्डन था। विजय के विला पसंद करने के बाद प्रभास ने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज उसके साथ मिलकर खत्म कर दी। उसके हालिया विला खरीदने को सेलिब्रेट करने के लिए प्रभास और बाकी लोगों ने शाम को बाद में 5 स्टार एमरल्ड होटल में नाइट डिनर करने का प्लान किया। उन लोगों से अलग होने के बाद विजय डिलीवरी स्टोर में लौट आया। विजय ने कुछ दिन पहले आनंद जी को अपने जॉब छोड़ने के बारे में बताया था। उसकी जगह लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया था, इसलिए वो अभी भी जॉब पर आ रहा था। आनंद जी दुकान से बाहर आए। विजय कोई जॉब की तलाश में आया था। वो पहले एक डिलीवरी बॉय हुआ करता था, इसलिए वो अच्छे से काम भी करेगा। वो तुम्हारी जगह के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। मैंने उसे कल काम पर आने के लिए कहा है। विजय ये खबर सुनकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। उसने वहां 1 साल से भी अधिक समय तक काम किया था और आनंद जी भी उसके साथ काफी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सबसे कठिन समय के दौरान मदद की थी। अंकल, वो थोड़ा दुखी था। हे, तुम उदास क्यों हो बच्चे? ये अच्छी बात है कि तुम्हें कोई अच्छा काम मिल गया है। कम से कम तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। यह पैकेज देने से कहीं बेहतर है। आनंद जी मुस्कुराए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। अगर तुम काम से फ्री रहो तो तुम यहां कभी भी आ सकते हो, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी ड्रिंक लाना मत भूलना। विजय बहुत इमोशनल फील कर रहा था। वो रोना चाहता था। उसने अपने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। और यह तुम्हारा पैकेज का लास्ट बैच होगा। जाओ, उन्हें पहुंचा दो। आनंद जी ने बगल में पैकेजों के ढेर की ओर इशारा किया। हां, विजय ने जवाब दिया। इसके बाद वो अपनी 3 व्हीलर बाइक पर सवार हुए DLF लेजर पार्क की ओर निकल गया। विजय ने पिछले कई महीनों से बार बार यह काम किया था। यह उतना ही मामूली था जितना हो सकता था, लेकिन आज उसे अपने दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा था। लास्ट पैकेज देने के बाद विजय ने अपनी 3 व्हीलर बाइक स्टार्ट की और बिना किसी उद्देश्य के सड़कों पर बाइक चलाने लगा। इस जॉब के बिना वो अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अब उसे किसी न किसी तरह इसकी आदत डालनी पड़ेगी। शाम को वो 5 स्टार एमरल्ड होटल पहुंच गया। वहां सभी ने खुशी खुशी बातचीत करते हुए डिनर किया। डिनर करते टाइम मिस्टर सोहम को एक फोन आया। वो कॉल पिक कर टेबल से कुछ दूर खड़े होकर बात करने लगे। जब वो वापस लौटे, उसके बाद से ही उनका चेहरा उदास दिखने लगा था। क्या बात है सोहम, तुम उदास लग रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? सब उसी की ओर देख रहे थे। मिस्टर सोहम थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, यह DC मिथिलेश की कॉल थी। उनके बेटे का कुछ देर पहले एक्सीडेंट हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में ICU वार्ड में है। चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। क्या? प्रभास और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। कौन है DC मिथिलेश? विजय उलझन में था। DC मिथिलेश, जो हमेशा टीवी पर दिखाई देता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑफिशियल में से एक है। मैं उनके बेटे से कई बार मिल चुका हूं। वह एक अच्छा बच्चा है। इसके अलावा सोहम DC मिथिलेश के दूर के रिश्तेदार हैं, प्रभास ने समझाया। विजय ने समझते हुए सिर हिलाया। सोहम, कैसा एक्सीडेंट हुआ है? मिस्टर मोहन ने पूछा। मुझे लगता है कि यह एक कार एक्सीडेंट था। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। डॉक्टरों का कहना है कि शायद ही वो बच पाए, मिस्टर सोहम ने दुखी मन से कहा। प्रभास और बाकी लोग चुप थे। आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये कहते हुए उनकी आंखों में इमोशनल होते हुए आंसू झलक पड़े।
20 मिनट बाद मिस्टर सोहम का फोन फिर से बजने लगा। उसने कॉल उठाई और थोड़ा उन लोगों से हटकर बात करने लगा। जब वो बात करके लौटे तो उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा उदास दिख रहा था। वो उसकी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। उनका कहना है कि शायद ही वो कोमा से बाहर आए, मिस्टर सोहम ने कहा। सबने आह भर दी। हे विजय, क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? मिस्टर मोहन ने पूछा। राइट, क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है विजय? मिस्टर सोहम ने विजय को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उनकी नजरों में विजय की मेडिकल स्किल्स अद्भुत थी। शायद वो कुछ कर सकता था। विजय हिचकिचाया। उसने कुछ देर गहराई से सोचा, फिर ध्यान से कहा, एक तरीका है, लेकिन मैंने पहले कभी उसे ट्राई नहीं किया। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सक्सेस रेट कितनी होगी। इसका मतलब यह है कि अभी भी उम्मीद है? मिस्टर सोहम की आंखें चमक उठी। विजय ने अपना सिर नीचा किया। एक मौका है, लेकिन मरीज एक हाई रैंक ऑफिशियल का बेटा है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मुझे बेफालतू मुसीबत में पड़ने से डर लगता है। थैंक्स टू यू। मिस्टर सोहम ने सांस ली। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हम हॉस्पिटल चलकर देखते हैं। उसकी कंडीशन देखने के बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। विजय कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर मान गया। उन लोगों का ग्रुप होटल से बाहर निकला और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल जाने के लिए एक कैब को बुक किया। उन्होंने अपनी कार्स होटल पार्किंग में ही छोड़ दी थी। फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल। 2 टैक्सी सड़क पर तेजी से आते हुए हॉस्पिटल के मैन गेट पर आकर रुकी। विजय और बाकी लोग टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल में अंदर चले गए। जब वो आईसीयू वार्ड के पास पहुंचे तो उन्होंने वार्ड के बाहर भीड़ इकट्ठा देखी। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मिस्टर सोहम रास्ता दिखाते हुए वार्ड की ओर बढ़ने लगा। उसे देखते हैं किसी की आवाज आई, तुम यहां हो तेज। मिस्टर सोहम को उनके जानने वाले ज्यादातर तेज कहकर ही पुकारते थे। क्या सिचुएशन है भाई? मिस्टर सोहम ने हड़बड़ी में पूछा। और कैसी हो सकती है? उस लड़के ने थोड़ी देर पहले ही सांस ली। वो आदमी काफी दर्द में नजर आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर यह शॉर्ट टर्म कोमा है तो उसके खड़े होने के चांस है, लेकिन अगर यह एक लॉन्ग टर्म कोमा है तो कोई उम्मीद नहीं है। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक एक अच्छा बच्चा है, उसे इस तरह की सजा क्यों मिलेगी? मिस्टर सोहम ने शोक व्यक्त किया। आईसीयू वार्ड का दरवाजा खुला और कुछ लोग बाहर आए। उनमें सबसे आगे व्हाइट कोट में एक डॉक्टर था। उसने चश्मे पहने थे और अपने 40 के दशक में दिख रहा था। उसके ठीक पीछे पति और पत्नी का एक कपल था। पति अपने 50 के दशक में लग रहा था। उनका चेहरा चौकोर और शरीर चुस्त था। उनकी नजरों में अधिकार का ऑरा था। फिलहाल उनका हाव भाव कठोर था और वो कमजोर लग रहे थे। उसके बगल में उसकी पत्नी थी। उसकी आंखें रोने से सूज गई थीं और उसे चुपचाप रोते हुए सुना जा सकता था। क्या कोई और रास्ता नहीं है, सीनियर डॉक्टर ओम प्रकाश? उस आदमी ने रोते हुए पूछा। बोलते बोलते उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीनियर डॉक्टर ओम प्रकाश ने चलना बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, टीसी मिथिलेश, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे क्या कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो केवल एक छोटी सी संभावना है। एक बार जब कोई होश में आ जाता है तो उसके होश में आने और पूरी तरह से ठीक होने की संभावना 10% से भी कम होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ठीक होने की संभावना अभी भी 10% से है। आज से हम उसे कोमा से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीकों की कोशिश करेंगे। सर प्लीज आप शांत रहें, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर डीसी मिथिलेश का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उनका शरीर लड़खड़ा रहा था और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे। उसके बगल में खड़ी उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उनके आंसुओं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विजय से कोने में खड़े रहकर यह देखा नहीं जा रहा था। 10% से भी कम, उसने खुद से कहा। इसकी संभावना काफी कम थी। अगर वो अपनी मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल भी करता है तो भी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने पहले कभी अपनी स्किल्स को आजमाया नहीं था और इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वो सफल होगा। कोमा का कारण मस्तिष्क में था। उसके पास एक तकनीक थी जो एक्यूपंक्चर के साथ मस्तिष्क में मेरिडियन बिंदुओं को सक्रिय करती थी। डिवाइन बुक में मस्तिष्क से रिलेटेड एक अध्याय था।
जिसमें 9 सुइयों नामक एक्यूपंक्चर तकनीकों का एक इलाज था। विजय ने उस तकनीक का अच्छे से अध्ययन किया था, हालांकि उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। किया विजय इस तकनीक से कर पाएगा डिप्टी कमिश्नर के बेटे रौनक का इलाज? आखिर क्या होगा विजय की इस रोमांच से भरी कहानी का अगला पड़ाव? मिथिलेश, आप चिंता मत करो, रौनक को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जरूर जागेगा। वार्ड के बाहर मौजूद लोगों ने उनको सांत्वना दी। तुम कितने कॉन्फिडेंट हो विजय? मिस्टर सोहम ने मुड़कर विजय से पूछा। मैं नहीं बता सकता, मुझे पहले मरीज को देखना होगा, विजय ने सोचने के बाद जवाब दिया। फिर मुझे पूछने दो। मिस्टर सोहम बात करते हुए वार्ड रूम की ओर बढ़ा। सिस कल्पना। मिस्टर सोहम ने डीसी मिथिलेश के बगल में खड़ी औरत को आवाज दी। कल्पना ने रोना बंद कर दिया था, उसकी आंखें पहले से ज्यादा सूज गई थीं। उसने अपना सिर उठाया और रुआंसी आवाज में कहा, ओह, तुम हो तेज। सिस कल्पना, मैं किसी को यहां लाया हूं, वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है, शायद वो रौनक की फिर से ठीक होने में मदद कर सकता है, मिस्टर सोहम ने कहा। कल्पना हैरान रह गई, उसकी आंखों में संदेह का भाव था। मेडिकल एक्सपर्ट? हाँ, वो एक देसी हकीम है। आप उसे कोशिश करने देना चाहोगी? कल्पना हिचकिचाने लगी। उसका पहला रिएक्शन उस देसी हकीम के बारे में संदेह करना था। यहां तक कि सीनियर डॉक्टर भी पहले ही कह चुके थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। भला एक देसी हकीम क्या कर सकता था? हालांकि वो इस कठिन समय में उम्मीद छोड़ने वाली नहीं थी। वो कहां है तेज? कल्पना ने उत्तेजित होते हुए पूछा। वहां। मिस्टर सोहम ने एक उंगली उठाई और थोड़ी दूर खड़े विजय की ओर इशारा किया। कल्पना विजय को देखकर दंग रह गई। तेज, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वो बस एक बार उसकी उम्र तो देखो, वो बस एक बच्चा है। उनके आसपास खड़े कुछ अन्य लोग निराश थे। ये मजाक करने का समय नहीं है तेज, क्या वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है? सिस कल्पना, मेरी बात तो सुनो। मैंने माना कि वो अभी बहुत यंग है, हाँ, लेकिन वो एक अद्भुत लड़का है, उसकी स्किल्स चमत्कारी हैं। आप चाहें तो प्रभास, मोहन और बाकी लोगों से पूछ सकती हो, वो उसके बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, मिस्टर सोहम ने कहा। मैं? कल्पना हिचकिचाने लगी। इसी समय डीसी मिथिलेश भी आ गए। यहां क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। तेज ने कहा कि वो किसी को यहां लाया है। वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है और उसका कहना है कि वो एक देसी हकीम है। मैं उसे अपने बेटे को देखने देने के बारे में सोच रही थी। आपको क्या लगता है? कल्पना ने जवाब दिया। डीसी मिथिलेश का व्यवहार बदल गया। बेतुकी बातें करो, तुम एक देसी हकीम पर कैसे भरोसा कर सकते हो तेज? तुम अब मजाक भी करने लगे हो, उन्होंने ठाका मारा। मिस्टर सोहम ने जोर से सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डीसी मिथिलेश का यह रिएक्शन होगा। आप तेज को ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो केवल मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस समय आप और क्या करना चाहते हैं? कल्पना को गुस्सा आ गया। यहां तक कि सीनियर डॉक्टर ओम ने भी कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि एक देसी हकीम बिना किसी लालच के कोई काम करता होगा? वो बस एक ठग होना चाहिए, डीसी मिथिलेश ने कहा। वार्ड के बाहर खड़े सभी ने सहमति में सिर हिलाया। डीसी मिथिलेश की बात सही है, वो एक ठग होना चाहिए। इस दुनिया में अभी तक कोमा का कोई इलाज नहीं है। वो डीसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उसके पास इतना साहस कहां से आया? वो सभी विजय को बिना जाने उसके बारे में अपमानजनक बातें करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि देसी हकीम कौन था और इसलिए वो केवल इधर उधर देखते हुए यह सब बातें कर रहे थे। विजय उनके रवैये पर नाराज हो गया। तो फिर कोई बात नहीं बिग ब्रो तेज, चलो चलते हैं। रौनक जीवित रहता है या मर जाता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विजय ने ठंडे स्वर में कहा। जब वो बात कर रहे थे तो सभी उनकी ओर देख रहे थे। क्या? तो क्या वो देसी हकीम है? क्या मजाक है? वो कितना जवान लग रहा है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह दिखता है। हर कोई अपनी टिप्पणियों के साथ बोला। डीसी मिथिलेश की भौहें लगभग ऊपर की ओर चढ़ गईं। उन्होंने मिस्टर सोहम को जोरदार आवाज में फटकार लगाई। तेज, क्या यही है देसी हकीम? क्या तुमने अपना दिमाग कहीं बेच खाया है? इस तरह की मूर्खता कौन करता है? मिस्टर सोहम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। मिस्टर प्रभास इस बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। मिथिलेश जी, मुझे डर है कि आप बहुत उतावले हो रहे हो। सोहम यहां केवल मदद करने की कोशिश कर रहा है।
जैसे ही सबने खबर सुनी, बिना कुछ सोचे हम लोग यहां पहुंच गए। जहां तक इस लड़के का सवाल है, हम सभी उसकी स्किल्स का सबूत दे सकते हैं। मिस्टर मोहन, मिस्टर शंकर और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है मिथिलेश जी, आपको अभी देखना है कि यह लड़का क्या कर सकता है। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप विजय की स्किल्स देखेंगे तो आप भी उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकेंगे। डीसी मिथिलेश की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उनका चेहरा अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध बना रहा। वो जानते थे कि ये लोग शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से थे। भला वो इस लड़के की मदद क्यों करने लगे? उसकी उम्र तो देखो, भला उसके पास कैसी स्किल्स होंगी। तुम सब अब बाहर निकलो। डीसी मिथिलेश ने अपनी स्लीव्स को मोड़ा और ठंडे स्वर में कहा, चलो बिग ब्रो तेज। विजय ने अपने शब्दों को छोटा नहीं करते हुए कहा। रुको, कल्पना चिल्लाई। तेज, उसे मेरे बेटे को देखने दो। तुम क्या कर रही हो? डीसी मिथिलेश गुस्से में था। मैं क्या कर रही हूं? मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूं। एक बार उसके देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसके पास कोई इलाज हो तो क्या होगा? क्या तुम नहीं जानती कि ये सभी लोग धोखेबाज हैं? अगर खबर निकली तो मैं शहर में चर्चा का विषय बन जाऊंगा। मिथिलेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, आपकी रेपुटेशन या हमारे बेटे की जिंदगी? कल्पना ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो बहुत ज्यादा भावुक थी। तुम? मिथिलेश को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। कल्पना ने अपने आंसू पोंछे। वो विजय की ओर बढ़ी और पूछा, मैं तुम्हें किस तरह से बुला सकती हूं? मेरा नाम विजय है। आप भी सभी की तरह मुझे विजय कहकर बुला सकती हैं। ओके विजय, क्या तुम हमारे रौनक को बचा सकते हो? मुझे पहले उसे देखना होगा। उसके लक्षणों को जानने के बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूं, विजय ने जवाब दिया। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, प्लीज जल्दी करो। कल्पना ने विजय को वार्ड रूम की ओर चलने के लिए कहा। मिथिलेश जी भी पीछे पीछे रूम में आ गए। विजय की ओर देखते हुए उनका चेहरा सख्त हो रखा था। विजय ने वार्ड रूम में नजर घुमाई। उसने एक यंग लड़के को हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए देखा। वो लगभग 20 साल का होगा और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। विजय ने एक नजर अच्छे से उसके शरीर को देखा, फिर उसने उसकी नब्ज की जांच करने के लिए कलाई को पकड़ा। अंत में उसने रौनक के माथे को छुआ और उसके शरीर में बह रही ऊर्जा को महसूस किया। इस तरह वो समझ सकता था कि रौनक के मस्तिष्क में क्या हो रहा था। कैसा है रौनक? कल्पना ने उत्सुकता से पूछा। वो आशंकित लग रही थी, लेकिन साथ ही आशान्वित भी। लगभग 3 मिनट बाद विजय ने अपना हाथ वापस ले लिया। वो वहां खड़ा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन सक्सेस रेट केवल 60 या 70% है, विजय ने अंत में कहा। 60 या 70%? कल्पना बहुत खुश लग रही थी। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? रौनक अभी तक नहीं जागा है, लेकिन कम से कम वो अभी भी जीवित है और हमेशा एक मौका रहेगा कि वो जाग जाए। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, मिथिलेश जी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, कल्पना हिचकिचाने लगी। यह उनके लिए एक कठिन चुनाव था। विजय ने मिथिलेश जी की ओर भावहीन रूप से देखा। चिंता मत करो, अगर मैं इसे ठीक करने में विफल होता हूं तो भी आपके बेटे के जीवन को कोई खतरे नहीं होगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। और तुम्हारी गारंटी का क्या मूल्य है? मिथिलेश जी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम उसे कैसे ठीक करोगे विजय? क्या यह खतरनाक है? कल्पना ने पूछा। एक्यूपंक्चर तकनीक? बेशक, चिंता मत करो, यह पूरी तरह से सुरक्षित है, विजय ने जवाब दिया। एक्यूपंक्चर? कल्पना ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक्यूपंक्चर के चमत्कारों के बारे में पहले भी सुना था। उसे कोशिश करने दो, है ना? उसने मुड़कर मिथिलेश जी से पूछा। मिथिलेश जी ने कुछ नहीं कहा। वो वहां उदास चेहरे के साथ खड़ा था। उन्होंने विजय को देखा, फिर हॉस्पिटल बेड पर लेटे अपने बेटे को देखा। उसने मुट्ठी कसकर जकड़ ली थी और उसका शरीर कांप रहा था। अपने दिल में वो इस दुविधा से जूझ रहे थे। एक तरफ वो इस तथाकथित हकीम पर विश्वास नहीं करते थे, दूसरी ओर वो इलाज के लिए बेताब था। वो उस 10% संभावना के बारे में भी आशावादी नहीं थे जो सीनियर डॉक्टर ओम ने उनसे वादा किया था। आईसीयू वार्ड में मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे। 4-5 मिनट बाद उसने सिर हिलाया और दर्द भरी आवाज में कहा, उसे कोशिश करने दो। ओह मिथिलेश जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक हॉस्पिटल है,
आप उन्हें वो सब करने कैसे दे सकते हैं जो वो चाहते हैं? एक नर्स ने कहा। अगर कुछ होता है तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मिथिलेश जी ने धीमी आवाज में कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सीनियर डॉक्टर ओम को बुलाती हूं। नर्स दरवाजे से बाहर निकली। अब जब डीसी सर सहमत हो गए हैं तो मैं इलाज चालू करता हूं। सबसे पहले मुझे सुइयों का एक सेट चाहिए। सुनहरे रंग की सुइयां सबसे अच्छी होंगी, विजय ने कहा। यह आसान है, मैं एक पुराने देसी हकीम को जानता हूं जिसके पास एक सेट है, मैं उनसे मंगवा देता हूं। प्रभास ने तुरंत अपना फोन निकाला। वो फोन करने के लिए बाहर निकला, फिर जल्दी से वापस आ गया। यह हो गया, उसे 20 मिनट से भी कम समय लगेगा यहां आने में। विजय ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वार्ड के बाहर से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। फिर सीनियर डॉक्टर ओम ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया, जैसे कि वो आग में जल रहा हो। आप क्या कर रहे हैं मिथिलेश जी? ये एक हॉस्पिटल है, आप यहां कुछ भी नहीं कर सकते जो आपको पसंद हो। रौनक के लिए अभी भी उम्मीद है, अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? डॉक्टर ओम ने गुस्से में पूछा। उसने मुड़कर विजय की ओर देखा। तो ये वो देसी हकीम है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? क्या आप पागल हो गए हैं मिथिलेश जी? मिथिलेश जी अडिग थे। अब चुप रहो डॉक्टर ओम, जो कुछ भी होगा मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सीनियर डॉक्टर ओम के माथे पर पसीना जमा हो गया। उसने फिर से विजय की ओर देखा। यह हास्यास्पद था। इस बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा 18 साल का लग रहा था। वो मेडिकल स्किल्स में एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? डीसी मिथिलेश के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो इस लड़के पर भरोसा करेगा? भले ही वो वास्तव में एक्सपर्ट था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो कोमा के मरीज को पुनर्जीवित कर सके। जिन सबसे अच्छे देसी हकीम को वो जानता था, वो भी इस बात का घमंड नहीं करते कि उनके पास ऐसी स्किल्स थीं जो कोमा के मरीज को ठीक कर सकें। उनके सामने यह छोटा बच्चा कौन था? यह सोचते हुए डॉक्टर ओम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सच में इस दुनिया में कोमा का कोई इलाज नहीं था? अगर ऐसा है तो फिर कैसे कर पाएगा विजय उसका इलाज? क्या